जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो रात को लगभग 10-11 बजे मेरे पास आया। सीआरपीएफ के एक हमारे जवान जिसकी पत्नी का 9 मिनट का वो वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा झलक देता हूँ। ये झलक देखिए। बच्चे को जीने का सहारा मिल जाता, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं। मेरे पति ने 22 साल तक सीआरपीएफ में ड्यूटी किया, लेकिन जब मैं सीआरपीएफ के अफसरों से उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी किस्मत और आप जानो। बोलती हूँ, ये तो मेरी बदकिस्मती है दोस्तों। बस दोस्तों, मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं, ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार और सरकारों में उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, जो भी अफसर लोग, उनके बहरे कानों तक ये मेरी बातें पहुँचे, वो मुझे मेरे हक का। आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अभी इसमें लगभग जो बचा हुआ वीडियो है 9 मिनट का, मैं दिखाता हूँ। 9 मिनट के अंदर इन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो सुनकर मेरे जैसा पत्थर इंसान के भी आंखों में आंसू आ गए। आप भी सुनोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। लेकिन वो जो कुर्सियों पर बैठे पीतल लगाकर अधिकारी है इनके सीआरपीएफ के, जो मिनिस्टर बैठे हैं खादी पहनकर, जिनको जनता चुनती है कि वो जनता का कुछ करेंगे, उन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इनके हस्बैंड सीआरपीएफ के वहां ऑन ड्यूटी पर गेम पीरियड में गेम खेलते हुए वॉलीबॉल से चोट लगी और चोट लगने की वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में भर्ती होकर उनकी डेथ हो गई। उस डेथ को वहां के जो कमांडेंट हैं उन्होंने ऑन ड्यूटी नहीं लिखा, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया। ऐसी कुछ कमियां छोड़ दी जिसकी वजह से इनको करीबन 20 लाख जो आर्थिक मदद मिलनी थी नहीं मिली। इनके भविष्य में जो ऑन ड्यूटी के कुछ बेनिफिट थे वो नहीं मिले। आज ये मजबूर होकर आंखों में आंसू लेकर वीडियो बना रही है कि हमारी आर्थिक हालत आज ऐसी हो चुकी है, हम किसी से कुछ नहीं मांगते लेकिन हमारा हक मानते हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा ये वीडियो ऊपर कम से कम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे जो ये सिविल जज महोदय बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसे वीडियो पे कम से कम आप भी संज्ञान लें। और इन्होंने ये वीडियो में ये भी बताया है कि एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई बंदा अगर ड्यूटी पर जा रहा हो और वो जाते टाइम रास्ते में भी अगर उसकी डेथ होती है तो वो भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो फिर क्यों उस कमांडेंट ने इनको गेम पीरियड में चोट लगने के बाद में डेथ हुई तो उनको क्यों नहीं दिखाया? अब मैं सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं इसको आप वीडियो को देखें और देखकर आप भी अगर शेयर नहीं करते हो, जहां तक आपकी हिम्मत है नहीं पहुंचाते हो, फिर आप में और उस जो उनका कमांडेंट है या उनके सिस्टम में बैठे गद्दार, मैं उनको गद्दार कहूंगा, उनको हरामखोर कहूंगा, उन सालों को कुत्ता कहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार रविंद्र फौजी आप अफसरों की टांग खिंचाई करते हो, वीडियो में अपशब्द बोलते हो। मैं कहता हूं ऐसे लोग जिन्होंने एक जवान के परिवार का भविष्य खराब कर दिया, उनको जो बेनिफिट मिलना था नहीं दिया, ऐसे लोगों को तो मैं चप्पल निकाल कर मैं बोल रहा हूं चप्पल मारूं साले के मुंह पर। और आप भी इस चैनल से, ये मैं पहले बता देता हूं, ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ जो चैनल बनाया गया है, ये कोई कॉमेडी चैनल नहीं है, ना ये किसी इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ये चैनल इसी तरह जवानों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ के लिए बनाया गया है। जो इसमें आज आप 4 लाख लोग जुड़े हो, मैंने कल ही धन्यवाद दिया था 4 लाख लोग जुड़ने का, लेकिन मैं पहले कहता हूं इससे वही आदमी जुड़े जो सच्चाई के लिए हमारा साथ दे सके और इन मामलों को आगे फॉरवर्ड करने में हमारी मदद कर सके। हमें बाकी ये आलतू फालतू लोग नहीं चाहिए, इसलिए वो आदमी जुड़े जो हमारे न्याय के साथ लड़ सके। और उस कमांडेंट को और उन अफसरों को फिर कहता हूं कि जब साहब तुम्हें रेजिमेंट का फंड खाना होता है, सरकार द्वारा आया हुआ मेंटेनेंस का पैसा खाना होता है, तो तुम सारे के सारे कानून ताक पर रखकर वो खा जाते हो। वहां तुम्हारे पास जो अधिकार है, वो पावर है, कहां से आ जाती है?
आज तक अगर साला किसी से भी हिसाब लिया जाए, कोई नहीं दे पाएगा कि रेजिमेंट कट कहाँ खा रहे हो। अफसर मैच में तुम जो गुलछरे उड़ाते हो रेजिमेंट कट का, सीएसडी फंड का गुलछरे उड़ाते हो, और मेंटेनेंस का जो पैसा आता है उसको साला हजम कर जाते हो। और तुम्हारे घास कटिंग, गेरू चूना ये जवान करते रहते हैं। पोटरों का मिला हुआ पैसा साला जेब में अड़प। पोटर जहां 100 दिखा रहे हो वहां 20 पोटर काम कर रहे हैं, बाकी तुम साला मजदूरों का काम भी जवानों से करवा रहे हो। पहले तो झाड़ू पोछा जब तुम सहायक सिस्टम में जवानों को यूज कर रहे हो, साला एक कमांडेंट या सीओ के घर में 3-3 4-4 जवान होंगे, वहां तुम्हारी पावर और तुम्हारे ये अधिकार कहां से आ जाते हैं। जब एक जवान डेथ करा तब तुम थोड़ा उसके लिए पावर इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, उसको ऑन ड्यूटी नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूं फिर, मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं अफसर साहिबानों से भी कि इस तरह किसी जवान के पेट पर लात नहीं मारे। मेरी लड़ाई किसी मेजर, किसी सीओ से या किसी ब्रिगेड कमांडर से नहीं है, या किसी पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडेंट से या कोई आईजी से नहीं है। मेरी कोई नत्था सिंह जत्था सिंह कोई इंडिविजुअल से लड़ाई नहीं है, मेरे इसी भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं, सहायक सिस्टम बंद करने के लिए लड़ रहे हैं। और इस तरह आज ये वीडियो मैं कहता हूं जो देखेगा उसकी आंखों में आंसू आएंगे, और आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, और जगह जितनी हो सके आपको शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि मैं भीख नहीं मांग रही, मैं मेरा हक मांग रही हूं। और इस सिस्टम में इतने इन्होंने लेटर दे चुके हैं, ये बैंक जो सारे लेटर दबाकर बैठे हैं, क्यों नहीं काम करते। ठीक है, एक साला दिमाग नहीं है एक आदमी में, एक गधा आकर बैठ गया गलती से। कई बार बोलते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान हो सकता है, कोई गलती से भी अफसर बन गया हो, साला जाकर बैठ गया कुर्सी पर। लेकिन क्या पूरा सिस्टम फेल है क्या जो इनकी मदद नहीं कर पाए इतने दिन से। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं ये वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जहां तक आपकी पहुंच है पहुंचाए। कम से कम ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां पहुंच कर भी देखने के बावजूद भी इनकी मदद नहीं होती है, तो फिर हम इस चैनल के माध्यम से इनकी किसी भी तरह मदद करेंगे। इन्होंने हालांकि अपनी जगह और नंबर नहीं दिया है, अगर कोई इस वीडियो को देखकर इनसे संपर्क करे तो मेरे नंबर पर संपर्क जरूर कराएं ताकि हम इनकी मदद कर सके। नंबर मेरा आप रविंद्र फौजी के नाम से कहीं भी सर्च करेंगे, 8290354513, 8290354513, ये मेरा नंबर है। इस पर जरूर पहुंचाएं। अगर वो सिस्टम इनकी मदद नहीं करेगा तो हम करेंगे किसी भी तरह। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोर्ट में कैसे जाऊं, आर्थिक पहले ही तंगी चल रही हूं, और कोर्ट में बैठे जो काले कोर्ट है वो इतनी फीस मांगते हैं कि वो इनके पास नहीं है। वीडियो देखें, ज्यादा कुछ नहीं, इन सब कुछ कह दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। मैं कुमारी चंचला, पत्नी स्वर्गीय अमित कुमार झा, जो सीआरपीएफ में 129 बटालियन में 2016 सितंबर तक ड्यूटी किया, उनकी पत्नी हूँ। वो अब नहीं है। वो रेडियो ऑपरेटर थे सीआरपीएफ में। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत सरकार, राज्य सरकारें, सरकार विभाग, मानवाधिकार संगठन, महिला संगठन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, शहीद एवं दिव्यांगजनों के परिवारों के कल्याण के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ज़िंदगी अपने ही कदमों पर चलती है, औरों के सहारे तो जनाजा उठा करते हैं। मेरे पति हवलदार रेडियो ऑपरेटर अमित कुमार झा 129 बटालियन में दिनांक 21/7/2016 को पट गांव कोकराझार में वॉलीबॉल खेलते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी, और उस दिन से वो बीमार रहे। सीआरपीएफ ने उन्हें जीएनआरसी हॉस्पिटल दिसपुर ले गई। 45 दिन तक तो उन्होंने जिंदगी और मौत से लड़ा, लेकिन बदकिस्मती मेरी और मेरे बच्चों की यह रही, वो हम सबको छोड़ के चले गए। दोस्तों, वॉलीबॉल खेलना तो जवानों की दिनचर्या है। वो वहीं पे थे, और उस शाम को 21/7/2016 को उन्होंने वॉलीबॉल खेलते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल में रह गए।
हॉस्पिटल डिस्प्यूट में रखा, लेकिन मेरे बदकिस्मती से वो नहीं रहे। एक 129 के कमांडेंट सर ने मेरे पति के शव को पोस्टमार्टम नहीं कराया। इस घटना को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताई गई तथा उनकी मृत्यु को ऑन ड्यूटी नहीं माना गया। मैंने इसके संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, महानिदेशक सीआरपीएफ बल सभी को प्रार्थना पत्र दिए। अभी तक बहुत पत्र लिखा मैंने, लेकिन किसी ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आई एस मेहता की बेंच ने सीआरपीएफ बल के स्वर्गीय एसआई राकेश कुमार, जिनकी मृत्यु 2015 में घर से ड्यूटी जाते हुए रास्ते में हो गई थी, उनको भी ऑन ड्यूटी बताया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी उसका मात्र 5 साल उम्र है। और मैं भागलपुर में रेंट पे 4 बच्चों को लेकर के रहती हूँ। मुझे मामूली सा पेंशन दिया जा रहा है, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। इसी में पढ़ाई, कपड़ा, तबीयत बिगड़ जाए तो शादी ब्याह, कितना खर्चा होता है एक आम परिवार में, हो तो आप सबको पता ही है। मैं उसी पेंशन में कर रही हूँ सारा काम। कहने का मतलब यह है कि मेरे पति को ऑन ड्यूटी नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाने के कारण मुझे एक्स ग्रेसिया जो सरकार की तरफ से 10 लाख मिलता है वो नहीं मिला, और पोस्टमार्टम भी नहीं कराए। इसके वजह से मुझे 5 लाख रुपया एसबीआई बैंक से पीएमएसपी मिलना था। इलाहाबाद बैंक से मैं इंश्योरेंस करवाई थी 2 लाख रुपया, वो मिलना था, नहीं मिला। और भी ऑन ड्यूटी दिखाते तो कुछ और भी मेरे लिए फायदा होता, मेरे बच्चे को जीने का सहारा मिल जाता, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं। मेरे पति ने 22 साल तक सीआरपीएफ में ड्यूटी किया, लेकिन जब मैं सीआरपीएफ के अफसरों से उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी किस्मत और आप जानो। इतने दिनों से मैं सबसे गुहार लगाती रही, पर कोई फायदा नहीं मिला। अंत में मुझे लगा कि सोशल मीडिया सबका मदद करती है, तो शायद मेरा भी मदद कर दे। मैं आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रही, परंतु आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उच्च पदों पर आसीन होंगे, वकील होंगे या एनजीओ में होंगे, जो मेरी बात ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकेंगे जहां मुझे उचित न्याय मिल सके। कमांडेंट साहब, 129 बटालियन की एक छोटी सी संवेदनहीनता से मुझे 2016 में निम्न वित्तीय नुकसान हुआ। केंद्रीय सरकार से मिलने वाली एक्स ग्रेसिया का फंड, पीएमएसबी से मिलने वाली इंश्योरेंस का फंड, और भी जो भी मैंने कराया था वो सब सारी चीज़ मुझे नुकसान हो गया। दोस्तों, एक आदमी यदि है तो वो कुछ भी कमा करके बच्चे को, बीवी को पाल सकता है, लेकिन जो नहीं है उनकी क्या हालत हुई होगी। और जिन्होंने अपने देश के लिए 22 साल तक सेवा दिया, उनकी वो शहीद तो नहीं हुए, मैं मानती हूँ, लेकिन ऑन ड्यूटी तो थे। उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराए, जिस वजह से मुझे बहुत पैसा का नुकसान हुआ। मैं अपनी नौकरी के लिए भी बहुत प्रयास की आज तक, लेकिन इन लोगों ने कुछ न कुछ कमी बता करके आज तक मुझे नौकरी नहीं दिया। मैं आर्थिक रूप से बहुत तंगी हूँ, और तो और अभी कोरोना के वजह से जो सरकार ने पेंशनधारियों का पैसा भी काटा है और मेरा भी कटा है उसी में से। अब बताइए, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि किसकी पेंशन किस हालत में कैसे खर्चा होती है, उनके घर की क्या हालात है।
उन्होंने तो ऊपर से ही अपना पैसा, मेरा पैसा निकाल दिया। अब मेरे पास जितना है उसी में से गुजर करना हो रहा है। आप लोग मेरे दर्द को समझिए। आपको नहीं पता यह वीडियो मैं कितना हिम्मत जुटाने के बाद बनाई हूँ। मुझे बहुत रोना होता है, कलेजा फटता है जब अपनी पति का मृत्यु के बारे में लिखती हूँ या बोलती हूँ। पर क्या करूँ, मेरे साथ मेरे लेटर पढ़ने वाला या लिखने वाला कोई नहीं है। बच्चे सब अभी नादान हैं, छोटे हैं। इनकी भविष्य के लिए मुझे ही एक कलेजा पर पत्थर रख कर सब करना पड़ता है। इनके जीवन को याद करने के बजाय मैं उनकी मृत्यु को बार बार बोलती हूँ। ये तो मेरी बदकिस्मती है दोस्तों। बस दोस्तों, मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं, ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार और सरकारों में उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, जो भी अफसर लोग, उनके बहरे कानों तक ये मेरी बातें पहुंचे। वो मुझे मेरे हक का पैसा मुझे दे। मेरे पास उनका इतना पैसा नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अथवा इधर उधर जाऊं। आज तक तो मैं बहुत भटकी, बहुत परेशान हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला मुझे। इसलिए दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उतना उस जगह पे पहुंचा दे कि मेरे हक की लड़ाई मुझे मिल जाए। और मेरे जैसे बहुत सारे बहना हैं जिनको भी मेरे जैसा ही बहुत पैसा मारा जाता है सीआरपीएफ के अफसरों के तरफ से। उनके रूल रेगुलेशन बहुत ही दिखावे के कुछ होते हैं और करने के कुछ होते हैं। इसलिए सबको प्रणाम दोस्तों। ज़्यादा नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।